नमस्कार, आपके 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगर आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसका पहला पूरा सप्ताह एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि लगातार विपक्षी जो सदस्य हैं, जो तमाम दल हैं, वो हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे के बीच में विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा है, तो जनता के हित के जुड़े हुए तमाम मुद्दों को वहां पर मंच पे जगह नहीं मिल पा रही। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार की राजनीति संसद में देखने को मिल रही है, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद में किस प्रकार से आज जुमे की नमाज अदा की गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई हुई और क्या कुछ कहा, इस खबर पर हमारी होगी नजर। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच में सरकार की ओर से आज क्या बयान आया और वहां बांग्लादेश में किस प्रकार के अभी आज के मौजूदा हालात है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता। तृणमूल कांग्रेस सहित नए सांसदों ने सदन चलाए जाने की मांग की। कहा, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जरूरी। प्रशासन की विशेष सतर्कता से संभल में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई जुमे की नमाज। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा। भारत ने कहा, बांग्लादेश सरकार को निभानी चाहिए सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। भारतीय उच्चायोग स्थिति पर बनाए हुए है पैनी नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश को गलत दिशा में ले जाने और लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, 50-60 साल से चल रही है झूठ और अफवाह की दुकान। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने बनाई अंतिम 4 में जगह। तो खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। शीतकालीन सत्र का पहला पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्षी सांसद विभिन्न मुद्दों पर दोनों ही सदनों में शोर शराबा कर रहे हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का विधायी कामकाज होता हुआ नहीं दिख रहा। जनता के हित के मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही, तो नए सांसदों को बोलने तक का मौका मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। इस पूरे हंगामे के चलते जनता की गाड़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी हो रही है। शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार को भी लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों के जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने देने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने वाला प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा गया। लेकिन राज्यसभा में भी विपक्ष के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिला। सभापति ने कहा कि सदन में नियम 267 का दुरुपयोग सदन में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है। रूल 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. सदन में हो रहे लगातार हंगामे और संभल के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। वहीं सरकार की ओर से भी हंगामे पर विपक्ष की निंदा की गई। उधर विपक्ष ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन हमारे मुद्दों पर चर्चा पहले होनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस सदन का। लोकतंत्र में सहमति असहमति संभव है, लेकिन सहमति असहमति का मतलब ये नहीं है कि सदन को बाधित किया जाए। इसमें खाली सियासत ही सियासत है और बड़ा दुखद है कि पूरा हफ्ता अपोजिशन के हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसमें कोई तथ्य नहीं और केवल आप जो है हंगामा करके और आपने इसको चलने नहीं दिया। 267 भी एक रूल है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर चर्चा के मांग कर सकते हैं। सदन में गतिरोध को लेकर पहली बार चुनकर आए सांसदों ने भी नाराजगी व्यक्त की।
और कहा कि हमें सदन में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। सभी पार्टियों से मांग करूंगा कि संसद के सत्र को चलने दें, जिससे हम अपने बुनियादी मुद्दों पर जो उत्तर प्रदेश में और देश में हो रहा है उस पर चर्चा करें। बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत दुख की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यहाँ पे एक हफ्ते से हैं और अभी तक अपने क्षेत्र का कोई बात नहीं कर पाए हैं। सदन बार बार एडजर्न हो जा रहा है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी कांग्रेस से इतर पक्ष रखा है। उसका साफ कहना है कि अदानी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। शीतकालीन सत्र की जब से शुरुआत हुई है तब से विधायी सूची में शामिल किए जा रहे विधेयक हंगामे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इधर सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इन विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि सदन चले, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा। इस बीच पहली बार चुनकर आए सांसदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और वो कह रहे हैं कि हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए। देखना होगा कि सोमवार को जब सत्र एक बार फिर से आगे बढ़ता है तो हालात क्या रहते हैं। अपने सहयोगी अनुज यादव, कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि ये संसद भवन की तस्वीर अपने आप में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र का मंदिर के तौर पे है और यहाँ की चर्चा अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की एक पूंजी के तौर पे है। लेकिन यहाँ चर्चा नहीं हो रहा बल्कि हंगामा हो रहा। क्या बड़ी वजह है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि पूरा एक सप्ताह भेंट चढ़ गया हंगामे की। शीतकालीन सत्र जो मौजूदा इस वक्त का सत्र है, ये 25 नवंबर को शुरू हुआ था। उसके बाद से लेकर एक सप्ताह आज एक तरीके से पूरा हो गया है। अडानी का जो पूरा मामला था, संभल में हिंसा का पूरा मामला था, मणिपुर का जो पूरा मामला, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के जो सांसद हैं दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा कर रहे हैं। अलग अलग दलों के जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद। 4 दिन में सदन की कार्रवाई बमुश्किल 40 मिनट के आसपास चली है। दोनों ही सदनों के लिहाज से अगर बात की जाए 10-10 मिनट की कार्रवाई हो पा रही, तो अपने आप में 4 दिन में महज 40 मिनट के आसपास संसद की कार्रवाई हो पाई। जबकि 4 दिन के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा विधायी कामकाज हो सकता है। हर दिन औसतन दोनों सदन में 10-10 मिनट का कामकाज हो पाया है। जैसे ही संसद बैठती है हंगामा शुरू होता है, उसको एडजर्न करना पड़ता है, फिर संसद बैठती है, फिर हंगामा होता है, फिर उसको एडजर्न करना पड़ता है। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है जो कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा और शीतकालीन सत्र में 19 बैठकें प्रस्तावित है। लेकिन जो हंगामा है उसमें 4 बैठकें, कहा जाए 4 दिन का काम धुल चुका है। पूरा सप्ताह पहला खराब हो चुका है। मौजूदा सत्र में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने, जिनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए आएंगे, तो वहीं 5 कानून मंजूरी के लिए भी रखने का प्रावधान है इस बार के प्रस्ताव में है, जो कि शीतकालीन सत्र का जो विधायी कामकाज का पूरा कैलेंडर है। लेकिन जिस प्रकार का हंगामा है तो ये स्थिति अपने आप में अलग तरीके की दिखाई पड़ रही। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर इस प्रकार का हंगामा होने की वजह क्या और किस प्रकार के प्रावधान नियम है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस हंगामे के बीच में विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत दिए हैं नोटिस, और ये कई सदस्यों ने, अलग अलग पार्टियों के सदस्यों ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया हुआ है। क्या होता है नियम 267, क्योंकि संसदीय परंपराओं में अलग अलग नियमों की अलग अलग व्याख्या और उसके अलग अलग प्रावधान है। कोई भी सदस्य, यानी हम राज्यसभा की बात करें, वहां पे नियम 267 होता है। कोई भी सदस्य दे सकता है इसका प्रस्ताव, यानी राज्यसभा कोई सदस्य प्रस्ताव दे सकता है कि साहब नियम 267 के तहत मैं इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा चाहता हूं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर होती है उस विषय पे चर्चा और इसके लिए सभापति की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य होता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही एक प्रकार से अनुमति मिलती है और बीते 36 वर्षों में महज 6 अवसर ऐसे हैं जब राज्यसभा में नियम 267 के तहत अनुमति मिली है, या कहा जाए दी गई। 36 वर्षों में 6 बार। तो अपने आप में यह आंकड़ा भी समझना बहुत जरूरी है। लगातार सिर्फ राजनीति ही नहीं, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो इस समय मौजूदा सत्र में है या कहा जाए सदन में है, वो पहले लगातार अलग अलग दलों की सरकार भी रही है। कोई भी सदस्य दे सकता है स्थगन प्रस्ताव। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहां पे स्थगन प्रस्ताव को लेकर किस प्रकार के नियम है। राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के मुद्दे को उठाने की व्यवस्था होती। कोई भी सदस्य लोकसभा का ये स्थगन प्रस्ताव दे सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर लेते हैं फैसला, क्योंकि वो चेयर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तय करे। प्रस्ताव स्वीकार होने पर एजेंडा रोककर, जो उस दिन का एजेंडा उसको रोककर उस विषय पे जिसके लिए ये प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव आया, अगर उसकी स्वीकार्यता होती है तो फिर उस विषय पे चर्चा की जाती है। अपने आप में प्रावधान है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर होती है चर्चा, चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है, हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और नियम 184 के तहत किस प्रकार के प्रावधान है लोकसभा के लिहाज से, उसमें वोटिंग का प्रावधान है और वोटिंग के आधार पर जो फैसला होगा वो फिर सरकार के लिए बाध्यकारी
होता है। तो लोकसभा में नियम 184 का भी प्रावधान है जिसका हमने आपसे जिक्र किया, और नियम 193 के तहत किस प्रकार के प्रावधान है उसका भी जिक्र करते हैं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर चर्चा होती है, 4 घंटे तक चर्चा होने का प्रस्ताव एक तरीके से होता है। तो ये अपने आप में नियम 193 के तहत लोकसभा में कई जो सदस्य हैं वो चर्चा का प्रस्ताव देते, कई बार स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद चर्चा की बात करते हैं। तो ये अपने आप में उन प्रावधानों का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके तहत संसद में चर्चा होती है, लेकिन उस पर फैसला लेना चेयर का अपना एक अधिकार होता है, वो उस पर तय करते हैं। और नियम 193 के तहत तय एजेंडा रोककर जो विषय होता है उस पर चर्चा की अनुमति होती है, और चर्चा के बाद वोटिंग की व्यवस्था नहीं होती नियम 193 में। नियम 184 के तहत लोकसभा में वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन नियम 193 में वोटिंग का प्रावधान नहीं है। तो ये एक अपने आप में बड़ा अंतर है, ये अपने आप में व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। संसद में हंगामे से क्या होता है नुकसान, ये भी समझना जरूरी है। हम आम लोगों को, जो देश के नागरिक हैं, हंगामा होने से नहीं हो पाता है विधायी कामकाज, जो कि मौजूदा 1 सप्ताह में हमको देखने को मिला है। संसद की प्रति मिनट की कार्रवाई में औसतन या कहा जाए लगभग करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। एक प्रति मिनट की कार्रवाई संसद के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का मिला के अगर कहा जाए तो प्रति मिनट 2.5 लाख के आसपास एक रफली एस्टीमेट है। ये अधिकृत आंकड़ा नहीं, लेकिन रफली एस्टीमेट ये कहता है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्चा आता है। तो 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है संसद की कार्रवाई दोनों सदनों को मिला के। और हंगामे से जनता के करोड़ों रुपए, या कहा जाए अगर पूरे सत्र पे अगर हंगामा है तो कई सैकड़ों करोड़ रुपए या कई हजारों करोड़ रुपए कई बार बर्बाद होते हैं जब इस प्रकार से लगातार हंगामा चलता रहता है। और ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो इस लिहाज से जनता के पैसे की बर्बादी भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से संसद, जो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि हंगामा होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे, और इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनकी ओर हम रुख करते हैं। हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी से, कांग्रेस से, इसके अलावा हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनका हम रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उनकी तरफ उनका रुख करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे संदीप जी, क्योंकि विपक्ष की ओर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और लगातार एक पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया है। क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करके सरकार को घेरिए, और तथ्यों और मुद्दों के आधार पर सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को समझ में आएगा। संदीप जी। देखिए, मोदी जी ने एक बात कही कि जनता के द्वारा नकारे गए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये पहले दिन के जब सदन स्थगित हुआ उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट है। आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में नहीं रही है? 2014 के पहले ये विपक्ष में हुआ करते थे और ये भी सदन को नहीं चलने दिया करते थे। एफडीआई के मसले पर जब संयुक्त दलों की मीटिंग हुई, सुषमा स्वराज जी बाहर निकल कर आई तो आपके साथियों ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये उनके नियम के मुताबिक चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये विपक्ष का एक अधिकार होता है। बताइए विपक्ष के पास क्या होता है? वो जनता के मुद्दों पर या जो उसको लगता है कि ये इससे जनता प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है, उसके पास ऐसा कौन सा लाठी डंडा का अधिकार तो होता नहीं है। यही अधिकार होता है जिसके माध्यम से सरकारों को झुकाता है। सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। ये उस समय मोदी जी भी कहा करते थे जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यही बात कहा करते थे। आज ये कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है, और एक बात, एक खर्चे की दुहाई देते हैं। आप जरा मुझे बताइए, जब सदन चलेगा तब खर्चा होगा ना। जब सदन स्थगित हो जाता है तो खर्च कैसे होता है, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कैसे करती है? ठीक है, इस विषय पे क्योंकि थोड़ा बहस आगे विषयांतर हो जाएगी, हम लौटेंगे। मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह जी का रुख करते हैं। एक बात और मैं कह दूं। जी सर, आपने कहा कि 36 साल में 6 बार चर्चा हुई है। सर, इस आंकड़े पर मेरी आपत्ति है। नहीं, मैं आपको तथ्य बताता हूं संदीप जी, मेरा तथ्य ये था कि नियम 267 के तहत राज्यसभा में जब कभी भी दिया गया तो 36 वर्षों में 6 बार ऐसा मौका आया, और ये बात चेयर ने, राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने इस बात को चेयर से कहा। ये तथ्य है अपने आप में, इसको हम और आप झुटला नहीं सकते। उन्होंने चेयर से कहा, ये तथ्य है अपने आप में। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह जी का रुख करते हैं, बीजेपी से हमारे साथ में। आरपी सिंह जी, वो संदीप जी कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने जिस प्रकार की परिपाटी को आगे बनाया
उसी को वो निर्वहन कर रहे हैं, तो आप लोग को दिक्कत क्या है? सरकार का काम है सदन चलाए, क्यों नहीं चला पा रहे हैं आप लोग? आरपी सिंह जी, मेरा निवेदन है कि उनके मन में कोई बात रहेगी नहीं तो कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया, कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं। संदीप जी समझते हैं टीवी की मजबूरी है सर, आप अपनी बात एक सेकंड लगेगा। नहीं, मैं तो यही हूँ और मैं चाहूंगा कि आखिर में बोलूं ताकि सबका पक्ष देकर सबका एक ही बार जवाब। चलिए संदीप जी, अच्छा जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए आप जी, प्लीज सर। संदीप बात कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखिए बात मैं यही कह रहा था, जो दो बातें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत सारे, पहली बार तो उद्योगपतियों पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं ना, पहली बार सदन में चर्चा हो रही है। ये नेहरू जी के समय में हुआ, उस समय 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, ये अलग अलग इंदिरा जी के समय में हुआ, बिरला पर सवाल कांग्रेस के ही लोगों ने उठाया, उसमें 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। उसके बाद आप लगातार आप देखेंगे तो व्यापारियों पर इस देश में सवाल उठते रहे और सदन में उठते रहे, उस पर चर्चा होती रही है। लेकिन आज आपका ऐसा कौन सा रिश्ता है कि आप अडानी को बचाने पर तुले हैं, उससे भागते हैं? और माधवी बुच का मामला आया, वो बहुत सारे जो है कांग्रेस ने साइट रखे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे कि किस तरीके से वो जो है सेबी की प्रमुख भी बनी हुई है और किस तरीके से वहीं पर वो शेयर का काम भी कर रही है। ये सारे मुद्दे पर आप क्यों नहीं चर्चा चाहते, ताकि देश में सच्चाई जाए? और अडानी, ठीक है, सच्चाई नहीं जा पा रही। आरपी सिंह जी, समय की सीमा है, आपका जवाब। आरपी सिंह जी, सच्चाई ना जा पाए और आप लोग की मलाई परिपाटी का कांग्रेस निर्वहन कर रही है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? नहीं, वो करें, परिपाटी का करें, परंतु लास्ट टाइम पार्लियामेंट का सीन आपने देखा था, प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे और नीचे खड़े होकर ये नारेबाजी कर रहे थे। तो ये इनकी परिपाटी, ये किसी परिपाटी में हुआ था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो और आप उनको बोलने ना दे रहे हो? नीचे मतलब वहीं जहां प्रधानमंत्री जी खड़े ऊपर से बोल रहे थे, नीचे वेल में खड़े होकर हल्ला कर रहे थे। एक बार तो हुआ कि इनमें से किसी का गला सूख गया, प्रधानमंत्री जी पानी तक पूछ रहे, भी आप पानी पी लीजिए, थोड़ा कोई बात नहीं, अब हल्ला तो कर ही रहे। तो स्थिति इनकी है कि असल में ये बहस करना नहीं चाहते, ये विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये जनपद को जंतर मंतर को पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार जंतर मंतर पे हंगामा हो सकता है वो यहाँ करना चाहते हैं, और इसलिए दिक्कत है। चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, हर विषय पे चर्चा हो सकती है, वो अडानी हो, चाहे वो कोई संबल हो, चाहे वो अजमेर हो, किसी विषय पे भी, हर विषय पे चर्चा हो सकती है जी। तो चर्चा करने का एक तरीका है, मैंने बताया ना कि चर्चा में तो हंगामा करते हैं और फिर जब चर्चा शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री जी बोलना भी शुरू करते हैं तो बॉयकॉट भी करते हैं, बहिष्कार भी किया। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब सुन लीजिए। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, तरीका भी बता दीजिए ना। संदीप जी आपका ही आरोप का जवाब ले रहा हूं जी। आरपी जी अपनी बहुत पूरी बात कीजिए। हाँ जी। तो पिछली बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पूरा बहिष्कार करके चले गए, तो इनको कितने सीरियस है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, ये दिखता है। और ये कितना सीरियस है कि ये जो मंदिर है लोकतंत्र का, इसमें जवाब हो, इसमें प्रश्न पूछे जाए, उसमें ये सीरियस नहीं है। इसलिए हम जब कहते हुए आपने मुद्दा रखा, उस मुद्दे का हम हर मुद्दे पर चर्चा होगी, तो उसका एक समय है, उसका एक नियम है, उसके अंतर्गत चर्चा होगी। और मैं आज कह रहा हूं, किसी विषय से सरकार भागने को तैयार नहीं है, किसी विषय से सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरपी सिंह जी, लेकिन आरोप यह है कि सरकार आश्वासन नहीं दे रही कि इस तारीख को इस विषय पे इतने बजे चर्चा के लिए तैयार है। आरोप यह है विपक्ष का। आरपी सिंह जी, मैं ठीक बात, बिल्कुल ठीक है आपने। अरे जब वो मुद्दा सरकार का आपने मुद्दा रखा चेयर के सामने, अब चेयर उस पर चर्चा कर आप जो मिनिस्टर कंसर्न है उससे बात कर आपको समय भी देगी। वो चेयर ने फैसला करना है, वो सभापति ने फैसला करना है, वो सरकार ने नहीं करना। और वो 100% मौका मिलेगा, हर 100% उस प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। और ये जहां तक अडानी की बात करते हैं ना, एक मिनट, ये इन्होंने आज कह दिया तो मुझे कहना पड़ रहा है, अडानी की बात करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि कहीं पर भारत में कहीं आरोप कहीं दर्ज हुआ है क्या? अमेरिका के किसी में कागज में कुछ लिख दिया गया, उसमें भी अडानी के ऊपर सीधा नाम नहीं है, अडानी या उनके परिवार का सीधा नाम नहीं है अभी तक। परंतु एक मैंने कहा, हर बार सत्र शुरू होने से पहले इस प्रकार की शरारत होती है, हर बार। और ये मैं आज कह रहा हूं, ये सोची समझी एक चाल है कुछ डीप स्टेट की, अमेरिकन डीप स्टेट या किसी और डीप स्टेट की, जो कि चाहती है कि भारत के अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशंस को हिलाएं।
ठीक है समीर जी, समीर चौगावकर जी हमारे साथ में। सर मैं आता हूं आपके पास में। समीर जी, आपको लगता है कि हर बार एक सत्र से पहले कोई एक ऐसा मुद्दा नए प्रकार से आता है, ये हमने कई बार देखा है, बट अगर कोई मुद्दा आता भी है तो उसकी वजह से क्या संसद को बंधक बना लेना, चर्चा ना होना, जिसकी लगातार उम्मीद अपेक्षा की जाती है, नए सांसद कह रहे हैं कि साहब हमें बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है? समीर जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के अंदर चर्चा नहीं हो पाती। संसद सार्थक चर्चा के लिए बनी है और सड़क संघर्ष के लिए बना हुआ है। विपक्ष को अगर संघर्ष करना है, हंगामा करना है, तो वो सड़क पर अपनी बात रख सकते हो। संसद में मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई थी, उसमें सत्ता पक्ष अपना क्या एजेंडा है वो रखता है, विपक्ष अपना एजेंडा रखता है कि वो किस विषय पर चर्चा चाहता है। मुझे लग रहा है इसमें और सार्थक चर्चा होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और संसद की कार्रवाई चलना चाहिए। क्योंकि देखो, गतिरोध तो टूटना चाहिए। अगर ये गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता रहेगा तो संसद की कार्रवाई कभी नहीं चलेगी। अभी आज ही आप बता रहे थे कार्यक्रम में कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा होता है, करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है जनता के पैसों का। और जनता अपने सांसद को लोकसभा में एक सार्थक चर्चा करने के लिए, उसका विषय उठाने के लिए, समस्याओं का समाधान वहां पर कैसा उसके लिए भेजती है। अगर इस तरीके से हंगामा होता रहेगा और सांसद में चर्चा नहीं करेंगे, और पहली बार के जो सांसद आते हैं, इस बार तो 80 सांसद पहली बार चुनकर आए, वो क्या सीखेंगे अपने सीनियर लीडर से कि क्या संसद इसके लिए बनी है कि जनता के पैसों से आप चुनकर आओ और यहाँ हौला करो, संसद को बंधक बना लो। मुझे लग रहा है विपक्ष को इस बात में विचार करने की जरूरत है। अगर सरकार किसी मामले को फिलहाल हाथ नहीं लगा रही है, तो सरकार जिस मामले पर चर्चा चाहती है, आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आप अपने बात रखिए कि सरकार ने जो मुद्दे रखे थे उस पर हमने चर्चा की, अब सरकार विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा करे। मुझे लग रहा है ये कह देना कि पहले हमारे मुद्दे पर चर्चा होगी, पहले मणिपुर पर चर्चा होगी, पहले संबल पर चर्चा होगी, पहले अडानी पर चर्चा होगी, और जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी हम संसद को नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष चूंकि सत्ता पक्ष में नहीं है, तो सत्ता पक्ष का विशेषाधिकार होता है कि किस मुद्दों को चर्चा करे। ये स्पीकर का अधिकार है कि वो किस मुद्दों पर चर्चा पहले शुरू करना चाहता है, किन मुद्दों को बाद में लेकर जाएगा। विपक्ष को इसका धैर्य का परिचय देना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि पहले दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी, वो सार्थक चर्चा में हिस्सा ले, और उसके बाद कहे कि आपके मुद्दों पर अपना चर्चा कर ली सरकार की बात पे, अब विपक्ष के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे। मुझे लग रहा है तो सरकार के पर दबाव ज्यादा रहेगा। अगर आप पहले से ही सरकार पर दबाव बनाओ दोगे, तो इस सप्ताह जो हुआ है वही हमें सोमवार को देखने का पड़ेगा। और यह सरकार का जो शीतकालीन सत्र है पूरा इसी तरीके से बर्बाद होते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में हंगामे की स्थिति लगातार आगे भी हो सकती है अगर इस प्रकार की स्थिति चली। संदीप जी, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर है, लेकिन आपके तमाम सहयोगी इस मुद्दे को उठाने तक को तैयार नजर नहीं आ रहे। आज भी लगातार टीएमसी के माध्यम से ये बात सामने आई, लेफ्ट पार्टीज के माध्यम से बात सामने आई, समाजवादी पार्टी सरीके जो तमाम अन्य सहयोगी आपके दल हैं कांग्रेस के, वो भी उतने मुखर नहीं जितना कांग्रेस है। तो आपको नहीं लगता कि इस विषय को उठा के आप अपने विपक्ष की ही एकता के साथ कहीं ना कहीं आप वहां अकेले खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं? संदीप जी नहीं, देखिए सर, जहां तक राज्यसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस के धीरेन्द्र जी की आप बात कर रहे हैं, डेरेक ओब्रायन जी की मैं बात कर रहा हूं जी। हाँ, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा लाए गए किसी भी मुद्दे पर हम समर्थन नहीं करेंगे। ये उनकी सोच हो सकती है। जब आपने एक धारणा बना ली है कि हम किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप अडानी को क्यों बात कर रहे हैं? आप हमने और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने प्रदूषण की बात की है। जो संयुक्त दलों की बैठक हुई थी उसमें जो है संसदीय कार्य मंत्री के पास हमने बहुत सारे मुद्दे बनाए हैं। उसी समय हमने बताया था, अडानी का मसला बताया था, प्रदूषण का मसला बताया था, बेरोजगारी का मसला बताया था, और संभल तो मान लीजिए बीच में हो गया। और इस तरीके की घटनाएं होती है तो चर्चा होती रही है, अगर और स्थगन प्रस्ताव 267 के माध्यम से होती रही है। एक बात और समझिए सर, अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि आप पहले चर्चा हो जाने दीजिए। आप याद कर लीजिए, इसी तरीके से हमने एक बार किया और 3 दिन पहले इन्होंने सत्र पहले खत्म कर दिया। ये भी इन्होंने किया है। आप देखिए, इसी 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। और सर ये लोकतंत्र के कितने हितैषी और कितने मानने वाले हैं। मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा पर उड़ीसा जा रहे हैं। मतलब बिरला जी ने इसीलिए 30 तारीख तक के लिए नहीं स्थगित किया, इसलिए उन्होंने 2 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया कि मोदी जी जाइए, आप अपना कार्यक्रम उड़ीसा में बढ़िया से करके आइए, हम सदन नहीं चल पा। अब आज सत्ता कुछ कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है। तब पहले आप देखिए, जब इस तरीके के हंगामे होते थे, संयुक्त दलों की बैठक बुलाई जाती थी, लोगों को जो है समझाया जाता था, अपनी बात रखी जाती थी, टी पार्टी होती थी,
भोजन पे बुलाया जाता था, वहां पर समझाया जाता था, प्रधानमंत्री और सारे आते थे। आज आप देखिए कोई एफर्ट नहीं कर। आप आरपी सिंह जी आप लोग चाय पे क्यों नहीं बुलाते हैं, होटल में पार्टी क्यों नहीं दे रहे, ताकि ये बात एक समाधान निकले, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास कीजिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू करिए, बुलाइए पार्टी, चाय पे चर्चा कीजिए। आप लोग तो चाय पे चर्चा के लिए वैसे ही पूरा आपका स्लोगन रहा है, आरपी सिंह जी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विषय मैंने कहा ना कि हमारे जो नेता हैं वो सब इनसे चर्चा करते हैं, जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस है वो भी चर्चा करते हैं इनसे। ऐसा नहीं कि सब डायलॉग नहीं हो पाता, सब चर्चाएं होती हैं। परंतु मैंने कहा ना, आप सोते हुए को कैसे उठा लोगे? जो आदमी सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे उठा लोगे आप? तो असल में क्या कि इनके मन में नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, हर विषय पे सरकार चर्चा करने को तैयार है। अडानी हो, सेबी की चीफ हो, जिस मर्जी विषय पे, जितना मर्जी इनके लिए भयंकर विषय हो, हर विषय पे चर्चा होगी। परंतु एक समय है, एक नियम है, उसके अनुसार होगी चर्चा। बता दीजिए सर, आज चैनल पर बता दीजिए, डीडी न्यूज बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और देश का सबसे पुराना और सरकारी चैनल है। आप आज घोषित कर दीजिए कि इस मुद्दे पर हम इस दिन चर्चा कराएंगे। सर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी, एक मिनट देखिए संदीप जी, यही दिक्कत है। हाँ, आप सदन में भी यही करते हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। ये विषय किसका है? सदन के सभापति का, मेरा विषय नहीं है। यहाँ पर एंकर का काम भी आप करें। सर एक मिनट, संदीप भाई अच्छी बात नहीं ना, आपको मैंने शुरू में बोलने। संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी समय टीवी में थोड़ा सा कम होता तो सुन लीजिए, आपने बात कह दी, उनको जवाब सुन लेते हैं। जी आरपी जी, दिक्कत यह है कि ये कानून को माने, ये अब ग्रेजुअली क्या हुआ, ये थोड़ा सा अर्बन नक्सलवाद वाला सिस्टम हो गया। नहीं हमारी सुनो, हमारी चलेगी, अराजकता वाला विषय हो गया, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अरे भैया, वो सभापति तय करेंगे, मैंने इस डिबेट में बैठ के तय नहीं करना। सभापति जी ने कहा है कि हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है, वो होगी। दोनों सदनों के सभापति ने कहा है, तो चिंता मत करिए, आप वहां पर कहिए और वहां से आपको उत्तर मिलेगा कि कब चर्चा होगी। ठीक है समीर जी, क्योंकि संसदीय परंपराओं में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और उसके अलावा सभापति की अपनी व्यवस्थाओं के तहत विषयों को तय करना और किस नियम के तहत रहता है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए ताकि दर्शकों की बेहतरी के लिए वो समझ में आए कि विषय कैसे तय होते हैं और नियम कैसे तय होते हैं। समीर जी देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं एक छोटी सी लाइन का जिक्र कर देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा। देखिए, विपक्ष के नेता इस बार 10 साल बाद कांग्रेस को मिला है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, तो राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के नेता के नाते विपक्ष के दलों से बात करें। कांग्रेस के 99 सांसद आ गए हैं, सार्थक चर्चा में हिस्सा ले। राहुल गांधी अगर ये मान के चलते हैं कि वो शैडो प्रधानमंत्री है एक विपक्ष के नेता के रूप में, तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी सदन के अंदर दिखाना चाहिए, सार्थक चर्चा में हिस्सा ले, वो खुद बोले। और देखिए, जहां तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है, तो देखिए इतने अनुभवी वहां पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता है, लोकसभा में बड़े सीनियर लीडर्स है, ये तमाम नियमों का पालन करते हुए नोटिस राज्य सभा में भी देते हैं और लोकसभा में भी चर्चाओं के लिए तमाम नियमों के अंदर देते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो किस मामले को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ले, किस मामले को वो तुरंत ले, शून्यकाल में क्या करे, किस प्रश्नकाल में किस चीज को लेना है। सांसद अगर कई बार अपने प्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हुए कोई विशेष प्रश्न उठाना चाहते हैं तो स्पीकर मौका देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से एडमेंट हो जाना, जिद पड़ जाना कि नहीं हमने जो कहा है उसी प्रकार चर्चा होगी और सबसे पहले उसी पर चर्चा होगी, विपक्ष को इस बात से बचना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार को घेरना, तमाम प्रश्न सरकार से पूछना, और जनता की हितैषी के रूप में अगर वो वहां पर पहरेदार है तो उन्हें सदन चलने देना चाहिए। सरकार अगर बचने की कोशिश करती है तो विपक्ष सदन को चलने दे, सरकार से कहे कि आप अपने सारे जो एजेंडा है उसको लागू करें, उसके बाद हम अपने प्रश्न उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। देखिए, सरकार को जवाब देना हर मामले में आसान नहीं होता। अगर विपक्ष हुड़दंग करता रहेगा, लोकसभा को बंधक बना देगा, तो इस सरकार के लिए भी आसान होगा कि कई ऐसे बड़े मुद्दे जिस पर सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, सरकार उससे बन जाती है। विपक्ष को समझना होगा कि वह जनता के मुद्दे उठाने के लिए जा रही है, तो वो सदन को चलने दे और जनता के प्रश्न उठाकर वह सरकार से जवाब ले। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि हंगामा हो रहा है, विपक्षी दल कर रहे हैं, इसलिए सरकार की जवाबदेही से बचने का एक मौका कहीं मिल जाता है। अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से आप उनको घेर पाएंगे बेहतरी से। दूसरा एक तथ्य यह भी है कि आप जिस बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सदन के बाहर कहते हैं उसका एक महत्व कम है जो कि आप सदन के अंदर कहते हैं, जो पार्टी कहती है वो अपने आप एक रिकॉर्ड होता है। सरकार की जवाबदेही ज्यादा तय होती है, तो क्यों नहीं आप सार्थक बहस करते हैं, मुद्दों पे घेरिए, तर्कों पे घेरिए सरकार को। सर, अब तक के 20-10 साल के और ये इस कार्यकाल के आप एक
कार्ड उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा जब विपक्ष ने बेरोजगारी या कोई भी मुद्दा उठाती है तो सरकार सदैव चर्चा से भागती है और मजबूरी में विपक्ष को इस तरीके का, जो कि उसका जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करती है और ये भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। सर मुद्दा ये है कि अगर आप ये चाहते हो, एक बात और मैं आपके माध्यम से संक्षेप में, सर समय की सीमा है सर जी। हाँ सर, साथ में अभी आपने पूछा कि संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बता दूं। उसमें सर ये होता है कि संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से एक समिति होती है जो अस्थायी समिति होती है, उसके पास जाता है, उसके बाद वो जो है सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। सर दिक्कत यहाँ पर है, ये है कि आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष कि जो पहले एक होती थी औरा होता था और लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से किस तरीके से बाहर होते थे, या नैतिकता की बात, वो नैतिकता से नहीं दिखती है। कांग्रेस ने इस पर बहुत सारे जो है सवाल भी खड़े किए हैं और इस पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं। हम इस पर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो चर्चा गंभीर रूप से हो, आपने 16 विषय लेके आए हैं जिसमें से आपको 11 पर चर्चा करानी है। ठीक है, आरपी सिंह जी समय की लगभग खत्म हो रहा है, जल्दी से वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आ रहा हूं सर, समय खत्म हो रहा है। आरपी सिंह जी आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में? जी संदीप जी एक सेकंड जी आरपी सिंह जी। मैंने कहा ना, इनको किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहा, किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं रहा। अब ये लोकसभा के स्पीकर पर, सभापति पर, सब पे प्रश्न उठा रही है जी। ये कह रही नहीं वही ठीक नहीं है, उनको काम करने का तरीका नहीं आता। असल में क्या है कि ये जो नई कांग्रेस है, जो राहुल गांधी इसको लीडर है, उसके अंतर्गत ना पार्लियामेंट में विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन में विश्वास है। सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास है, माई वे या हाईवे, और अन्यथा कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद सर ये रहेगी कि अब ये हंगामा थोड़ा थमता नजर आए और संसद में जिस काम के लिए सांसद पहुंच रहे हैं वो विधायी कामकाज होते नजर आए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक के बाद अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कई दिनों से हो रही हिंसा का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। ढाका में संत चिन्मय दास को जेल में डालने के बाद से भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर लिखित जवाब दिया तो विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार को कदम उठाने की बात कही है। ढाका में संत चिन्मय दास को जेल में डालने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में देशव्यापी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम संगठन अपने अपने तरीकों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। चिन्मय जी को गिरफ्तार किया गया, उसको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और हिंदुओं में जो अत्याचार हो रहा बंद किया जाए। जो भी हिंदू है, हमारे दलित भाई है, बैकवर्ड भाई है, जो बैकवर्ड के नाम पर रोटी सेकते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस लड़ाई को लड़े। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सभी दलों के सांसद भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया और मंदिरों व अन्य पूजा स्थलों पर हमले हुए। इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखीरा के जोजेश्वर काली मंदिर में हुई चोरी पर सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भाजपा 2 दिसंबर को भारत बांग्लादेश सीमा के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मंडे हमारा बड़ा जमायत है, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग लेकर हमारा पेट्रोपोल के आसपास जहां इजाजत मिलेगा वहां हमारा बड़ा जमायत होगा, मैं रहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार जारी हैं। वहां के शेरपुर जिले के मुर्शिदपुर में एक गांव पर भीड़ ने हमला किया। इसमें कई लोगों के घर और उनकी फसलें नष्ट हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उपद्रवियों ने एक पूजा स्थल पर भी लूटपाट और तोड़फोड़ की। इस बीच हाल ही में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। वहीं कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैतुल मुकर्रम मस्जिद के उत्तरी द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के संभल की मस्जिद के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। अदालत ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। तो संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम स्थानीय प्रशासन ने भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद मामले को लेकर मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, निचली अदालत में सुनवाई पर रोक रहेगी। इस मामले पर 6 जनवरी को शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। इससे पहले शाही जामा मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट संभल निचली अदालत में पेश नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने और फिलहाल न खोलने का भी निर्देश दिया है।
इस बीच संभल में 24 तारीख को मस्जिद मामले पर हुई हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। प्रशासन की अपील पर आज कम नमाजी ही मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संभल में हर जगह काफी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं डीएम और कमिश्नर भी लगातार शहर में गश्त पर रहे। डीडी न्यूज से बात करते हुए संभल के स्थानीय निवासियों ने हालात सामान्य होने पर खुशी जताई। प्रशासन ने पूरे शांतिपूर्वक यहाँ नमाज को पूर्ण कराया और बहुत अच्छे तरीके से नमाज हो गई। प्रशासन बहुत सही काम कर रहा है और धीरे धीरे जो है सामान्य जीवन होता रहेगा। सबसे पहले इंटरनेट एक्टिव हो, जिससे व्यापारी अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएं। आज जैसे थोड़ा सा माहौल रहा है ऐसा टेंशन वाला, बाकी ये है आगे चल के मैं चाहता हूँ कि पूरा मार्केट ढंग से खुले, अच्छे से खुले, सारी चीज़ें शांति व्यवस्था बनी रहे और क्या है बस। 24 नवंबर को संभल की इसी शाही जामा मस्जिद पर विवाद हुआ था और विवाद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए ये कहा कि यहां की ट्रायल कोर्ट पर अंतरिम रोक लगा दी जाए और मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप 3 दिन के भीतर हाई कोर्ट पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जामा मस्जिद में विवाद के बाद पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई, जो कि बेहद शांतिपूर्ण ढंग से रही और प्रशासन की यही कोशिश थी कि यहाँ पर नमाज जो है वो शांतिपूर्ण हो जाए, जिसके बाद से प्रशासन समेत संभल वासियों ने राहत की सांस ली। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो जनता द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठे वायदे करते हैं, लेकिन काम के आधार पर जनता सब कुछ देख रही है, उस आधार पर तय कर रही है। पीएम मोदी ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ओडिशार सबू भाइयों भौणी मान को मोर नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल दिन रात भाजपा के बारे में गलत सूचना फैलाते रहते हैं, लेकिन जनता खुद भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए मैदान में आती है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको
देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से संविधान की भावना को कुचला जा रहा है। पीएम ने कहा कि सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाले लोग पिछले एक दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं। जो लोग सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही, जो कि जुलाई से सितंबर महीने में है, उसमें घटकर 5.4% पर आ गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समान अवधि में ये 8.1% थी, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून की तिमाही में ये 6.7% दर्ज की गई थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से घटकर 5.4% पर आ गई है। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.6% थी, जबकि जापान की जीडीपी 0.9% की दर से बढ़ी है। हमारा मानना है ये छोटी मोटी उतार चढ़ाव चलती रहती है। आरबीआई ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का 24-25 में 7.2% का अनुमान किया है और भारत सरकार का अनुमान भी उसके काफ़ी करीब है, 6.5 से 7% के बीच में। तो मेरा मानना है इसमें कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती और पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 से 7% के अंदर रहेगा। हालांकि इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया और करीब 3.2% के आसपास में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दर्ज की गई, जो अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है। उसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ भी दिखाई पड़ेगा आने वाले वक्त में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद।
और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और खबर मौसम से जुड़ी हुई। तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से शनिवार सुबह टकरा सकता है चक्रवात फेंगल। चक्रवात के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग को इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस चक्रवात के किसी बड़े तूफान में बदलने की कम ही आशंका है। हालांकि हवा की गति कुछ तेज हो सकती है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की आशंका फिलहाल नहीं जताई गई है। डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान फेंगल में हुआ तब्दील। तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से सुबह टकरा सकता है चक्रवात फेंगल। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु सरकार का स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से चलेंगी तेज हवाएं। चक्रवात के किसी बड़े तूफान में बदलने की आशंका कम। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान फेंगल में तब्दील हो गया है। ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा और 30 नवंबर को दोपहर के समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं की गति के और तेज होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुदुचेरी के पास कराईकल और मामल्लापुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तटों को पार करेगा। चक्रवाती तूफान के कारण शनिवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर जिलों और पुदुचेरी में भयंकर बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, पेरम्बलूर, अरियालूर, तंजौर, तिरुवरूर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कराईकल जिले के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है। The system is likely to intensify into cyclonic system during next few hours and move northwestwards towards North Tamil Nadu, Puducherry coast and cross between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry around noon of tomorrow, that is 30th November. तमिलनाडु के तटीय इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस चक्रवात के किसी बड़े तूफान में बदलने की कम ही आशंका है। हवा की गति कुछ तेज हो सकती है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। एनडीआरएफ ने हालात की समीक्षा की है और संभावित प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सरकार ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत ज्यादा हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है।
यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन ने हमवतन खिलाड़ी मेई रावा लुवांग को हराया है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में ही खेले गए एक अन्य मैच में जीत हासिल करके भारत के प्रियांशु राजावत सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वियतनाम के नुएन को मात दी है। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में PV सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को मात दी है। उधर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। महिला युगल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय DGP IGP सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। प्रदेश आगमन पर ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री का स्वागत किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की हुई मौत, लगभग 2 दर्जन लोग घायल। प्रधानमंत्री ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया। पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने पटना में पूर्वी बेल्ट के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों अब्दुल रहमान नाइक और जाहिर अब्बास को किया बर्खास्त। दोनों कर्मचारियों के आतंकवादी संगठनों से थे गहरे संबंध। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 दिसंबर तक चली। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 30 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 6 से 8 दिसंबर तक अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की बेहतरीन कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH।